everyone, welcome you all to my next video lecture of class 12 business studies chapter 5 organizing. Okay, in this video lecture we are going to discuss about the importance of delegation. So as we have already studied earlier that what is the meaning of delegation and what are its elements. So when we are talking about the meaning of delegation, so delegation means when you can say that when a superior transfers his authority on temporary basis. For what? For temporary basis to his subordinate to look after it. So this process is known as what? This process is known as delegation. Okay, and here are few of its importance of delegation. So one by one we will look after it that what are the importance of the delegation. Okay, so the first importance is that effective management. Okay, it facilitates the effective management because you can say that delegation leads to the effective management of every business enterprise because when a superior delegates or transfers his or her authority to you can say that his or her most efficient and most capable subordinate. So in this case, the superior gets time to look after it, to look after some इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क. ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि डेलीगेशन में मतलब जब कोई भी सुपीरियर डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को अपने सबसे काबिल हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे अब जो है सुपीरियर के पास पूरा चांस रहता है कि वो और इम्पोर्टेंट मैटर्स को जो है वो रिलेट कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपनी के पास ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अब यहाँ पे जो है जो मैनेजर है वो मोर इम्पॉर्टेंट वर्क पे फोकस कर सकता है. ठीक है, और एक चीज़ इससे और होती है कि जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर अपने स्किल अपने टैलेंट पे भी वर्क करेगा. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब इससे क्या होता है कि डेलीगेशन से जैसे ही अथॉरिटी डेलीगेट होकर सबऑर्डिनेट के पास जाती है तो उसको भी चांस मिलता है अपने स्किल्स को शोकेस करने का. ठीक है, स्किल को शोकेस करने का मतलब क्या कि उसको भी चांस मिलता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो जो है उसको क्या कर सके, मतलब वो अपने डिसीजन मेकिंग से जो है प्रॉब्लम को डिसीजन मेकिंग पावर से प्रॉब्लम को सॉल्व करे और साथ ही साथ जो है वो कुछ नया सीखे. ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. सीधी सी बात है कि जैसे ही सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना चालू कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसा फील होता है कि जो सुपीरियर है उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. तो इससे वो अपने आप मोटिवेट होते हैं पहले से और ज़्यादा अच्छा वर्क करने के लिए. उनको लगता है कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस काबिल हैं कि मैनेजर वाली ड्यूटी या मैनेजर का कुछ वर्क वो खुद कर सकते हैं और उनको लगता है कि अब उनके लिए कुछ चैलेंजिंग है. तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजिंग करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है कुछ मोटिवेशन मतलब इंटरनल मोटिवेशन की फीलिंग उनको मिलती है. नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ समझिए कि डेलीगेशन फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज इट सीक्स टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ मैन पावर. मतलब क्या है कि डेलीगेशन करने से जो है क्या होता है, जो मैन पावर क्वालिटी है वो बढ़ती है क्योंकि जब नए एम्प्लॉयज़ को नया चांस मिलता है तो मैन पावर भी कंपनी की क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. क्योंकि आप सीधे बोल सकते हो कि अगर मैनेजर कहीं बीमार पड़ जाए या उसके साथ किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो उसका जो रूटीन वर्क है जिसको उसने डेलीगेट कर रखा है कि ये रूटीन वर्क कहीं पे भी हैम्पर नहीं होगा, कहीं पे भी डिस्टर्ब आपका नहीं होगा. फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. ठीक है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में आप समझिए कि ये जो है हमारा मैनेजमेंट हायरार्की प्रोवाइड करता है. मतलब ये हमको जो है सीक्वेंस बताता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेलीगेशन में हमको क्लियरली पता चलता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है,
अब इससे आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर होता है कि कौन सा सुपीरियर किस सबऑर्डिनेट को क्या ड्यूटी असाइन कर सकता है या किस तरह का वर्क असाइन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन आप समझिए, इट हेल्प्स टू क्रिएट द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अमंग द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस एक्सेट्रा विच लीड्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है कि जब आप डेलीगेशन कर रहे हो तो आप जो है क्या कर रहे हो कि आप जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उन्हें बेटर कोऑर्डिनेशन भी बता सकते हो। आप सीधी सी बात है कि आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को ईजिली ट्रेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उस डिपार्टमेंट से ईजिली जो है कवर अप करके या उस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करी जा सकती है। और तो और जो है ये आपका इसमें फैसिलिटेट करता है कि ये आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, समझिए बेटर कोऑर्डिनेशन में जो आपका डेलीगेशन प्रोसेस है वो आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इससे ईजिली आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है या किस मैनेजर के अंडर में वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ है या वर्क अच्छे से परफॉर्म हुआ है। आप इसको इजीली ट्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे लिए पॉइंट होता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियरली लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस powers into various hands, distribution of power into various hands to take decision is decentralization। मतलब जब जो पावर टू टेक डिसीजन मतलब अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जब मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे आप एक सेंटेंस समझिए। ठीक है, जब सारा डिसीजन मेकिंग पावर इसमें ला करें, जैसे मान लीजिए ए, ठीक है, तो सारा डिसीजन मेकिंग पावर अगर केवल एक ही हाथ में है तो ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इनटू फ्यू हैंड्स। मतलब जब अथॉरिटी का पावर या जब डिसीजन लेने का पावर केवल कुछ लोग के हाथ में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और यही जब इसका उल्टा हो जाता है, मतलब क्या, ए में जो है पावर्स बांट दी, ए में क्या करें? पावर्स बांट दी, ए में बी को, सी को, डी को, ई को पावर बांट दी। तो इस तरीके से यहाँ हमको क्या मिलता है? यहाँ हमको मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका क्लियर कट मीनिंग समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू टेक डिसीजन इनटू वेरियस हैंड। मतलब जब बहुत सारे लोग जो है मतलब ये पावर रखते हैं, ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस देखिए। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस है डेवलप इनिशिएटिव एवं सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस होता है। बहुत अच्छा चांस मतलब क्या कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हीं को पावर दी जाती है। ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं आपको उनको पावर दी जाती है, लेकिन यहाँ भी ये पावर टेम्परेरी नेचर की नहीं होती है, परमानेंट नेचर की होती है। समझिए डेलीगेशन में क्या था? टेम्परेरी नेचर था, लेकिन यहाँ पे जो है वो परमानेंट नेचर है। तो यहाँ पे ईजिली आपको जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो ईजिली अपने इंटेलिजेंस को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को शोकेस कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। मतलब कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जैसे कि आप समझिए मिस्टर ए ने क्या किया? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी को, सी को, डी को और ई को। तो चार पार्टी को जब मिस्टर ए ने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हुआ? इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन से मिस्टर ए को फ़ायदा ये हुआ या कंपनी को फ़ायदा ये हुआ कि इन केस अगर मिस्टर ए के साथ किसी भी तरीके की कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो मिस्टर ए के एब्सेंस में इन चारों में से जो सबसे अच्छा मैनेजर होगा वो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर लें। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर मैनेजर्स को तैयार जो है हम डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे आप समझिए कि मिस्टर ए ने क्या किया है, जैसे बी सी डी ई को पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली होता ये है कि अब बी सी डी और ई तो ये चारों जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में हो रहे
किसी भी प्रॉब्लम अराइज का सॉल्यूशन खुद फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी अगर डिसीजन पास करना है तो ये अपने बेसिस पे उस डिसीजन को ले सकते हैं। इनको मिस्टर ए के पास जो है बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका रिलीव टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। रिलीव टू टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझिए कि इट प्रोवाइड्स टू यू कैन से दैट इट एलिमिनेट्स, ठीक है। एलिमिनेट्स मतलब क्या होता है, कम करना। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन, मतलब अगर मिस्टर ए ने जो है अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो मिस्टर ए को जो है डायरेक्टली अब 4 डिपार्टमेंट को नहीं देखना है, उन्हें अब 4 एम्प्लॉयज़ को देखना है, ठीक है। जैसे बी सी डी ई है, तो बी सी डी और ई, तो ये चारों जो है 4 डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, ठीक है। तो जहाँ मिस्टर एक डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे थे, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे थे, तो वहाँ अब इनके डायरेक्ट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। अब इनको जो 4 डिपार्टमेंट की जगह केवल 4 एम्प्लॉयज़ को ही डील करना है, ठीक है। फिर देखिए फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ मतलब क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब किया जाता है तो इसका यही होता है कि जो भी सुपीरियर्स होता है, ठीक है, सुपीरियर्स जो होते हैं वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिसेंट्रलाइज करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए अगर मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने सोच रखा था कि वो अपने बिजनेस को जो है, जो अभी एक सिटी लेवल पे है, उसको ये स्टेट लेवल पे रन करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, जब बी सी डी ई मिस्टर ए ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अब वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में ईजिली सोच सकते हैं कि अब उनको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है एंड ऑल, ठीक है। फिर है आपका बेटर कंट्रोल, ठीक है। बेटर कंट्रोल में सीधे इस बात को कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं मिस्टर ए को रेगुलर फीडबैक मिलता है, ठीक है। मिस्टर ए को जो है रेगुलर फीडबैक मिस्टर बी सी डी और ई से मिलता रहेगा कि उनका डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से वह कर रहा है, ठीक है। तो जब मिस्टर ए को बी सी डी ई से रेगुलर फीडबैक मिलता रहेगा तो इस केस में मिस्टर ए को जो है बहुत आसानी होगी कि वो ये चेक कर सकें कि किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है और उनको किस तरीके के डिसीजंस लेना है, ठीक है। सो विद this chapter number 5 is also over. At the end of this lecture you will find the difference between centralization and decentralization, which will clear your meaning of the two. Okay, so if you have any doubt or any problem, so feel free to reach out to me. Okay, so till then stay home, stay safe, God bless you. Here you can find the difference between centralization and decentralization. Here you can find the difference between delegation and decentralization to clear your confusion between these two. Thank you.